हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1971 में आई हुई फिल्म, एक क्लासिक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर देवानंद की एक क्लासिक फिल्म है ये, जिसने 70 के दशक में भारतीय समाज में और जो यूथ है उन पर बहुत गहरा असर डाला था। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज भी देती है लोगों को। उस समय हिप्पी कल्चर था, ड्रग्स वगैरह बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो उसको बेस बनाकर ये फिल्म लिखी गई और बनाई गई, जो बेहतरीन फिल्म है। आइए करते हैं इसका रिव्यू। किशोर साहू अपनी पत्नी अचला सचदेव और 2 बच्चों के साथ कनाडा में रहते हैं। उनकी शादी कोई उतनी अच्छी नहीं चल रही है और टूटने की कगार पर है, और एक दिन पति पत्नी में तलाक हो जाता है एक झगड़े के कारण। जो उनकी वाइफ है अचला सचदेव अपने बेटे को लेकर इंडिया आ जाती है और किशोर साहू अपनी बेटी के साथ कनाडा में रहने लग जाते हैं। लड़का बड़ा होकर देवानंद बनता है, जो बेटी वहाँ पे है वो बड़ी होकर जीनत अमान बनती है। काफ़ी वर्षों के बाद देवानंद को उनके पिता का एक खत मिलता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बहन घर से भाग गई है। और ख़बरों के हिसाब से उन्हें ये पता चला है कि वो नेपाल में कुछ हिप्पी लोगों के साथ अपना समय बिता रही है, नशा करती है, उनके साथ रह रही है। देवानंद अपनी माँ को बताता है कि वो नेपाल जा रहा है और अपनी माँ को कहता है कि वो भी नेपाल आ जाए। लेकिन नेपाल में इतना आसान नहीं था। हालांकि वो जाते ही मिलता है, हिप्पियों के बीच में जाता है और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन कौन है, जो अब जसबीर की जगह जेनिस के नाम से जानी जाती है। और उसे कुछ भी वो याद नहीं करना चाहती कि उसका कोई परिवार था, क्या था। देवानंद उसे बताता नहीं कि वो उसका भाई है और उसने उसे पहचान लिया है। वहाँ पर एक गिरोह है प्रेम चोपड़ा का, जो मंदिर की पुरानी मूर्तियाँ, सोने की मूर्तियाँ चोरी करता है और विदेश में बेचता है। उसकी नज़र मुमताज़ पर है। मुमताज़ को और देवानंद को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। प्रेम चोपड़ा देवानंद को मूर्ति की चोरी के इल्ज़ाम में फंसा देता है। अब देवानंद के जो फादर हैं वो भी नेपाल आ जाते हैं, उनकी माँ भी आई हुई है। किस तरह से देवानंद अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, किस तरह से वो जीनत अमान को ये यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इसका जो एंड है थोड़ा ट्रेजिक एंड है, थोड़ा अलग है, जो आपको झकझोर देता है। लेकिन फिल्म के हिसाब से दैट वाज द राइट काइंड ऑफ एंडिंग रिक्वायर्ड। ये एक ऐसी फिल्म बनाई थी देवानंद ने जो एकदम अलग हट के थी। मोस्टली फिल्में बनाई जाती हैं हीरो हीरोइन के ऊपर, भाइयों के ऊपर। ये एक भाई बहन के बिछड़ने की और उनके मिलने के, उसे ढूंढने के, मिलने के इर्द गिर्द घूमती है इसकी स्टोरी। बहुत ही बेहतरीन लिखा था देवानंद ने इसे, और डायरेक्शन भी उनका था, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसे स्क्रीन पर नरेट भी किया है इस स्टोरी को। नेपाल 1971 में कैसा था उसका अलग रूप देखने को मिलता है। काफ़ी सीन रात में पिक्चराइज़ किए गए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन पिक्चराइज़ किए गए हैं, लुक वाइज बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी सीन्स जो इसके हैं आपको हैरान भी करते हैं, जैसे एक लंगड़ा आदमी है जो हमेशा ढक कर जाता है। देवानंद देखता है उसे कि वो जीनत अमान के घर में जाके एक सोने की मूर्ति छुपा रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं मालूम है। और जब ये सस्पेंस खुलता है कि वो कौन है, तो आपको थोड़ा चौंकाता ज़रूर है, क्योंकि वो इंसान जो लंगड़ा कर चलता है काफ़ी देर तक आपके सामने स्क्रीन पर घूमता फिरता रहता है वो, और आपको पता नहीं चलता है। ये इस फिल्म के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन के अलावा इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इस फिल्म की म्यूज़िक। आनंद बख्शी ने इसके गीत लिखे थे और आर डी बर्मन का म्यूज़िक था। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अभी कल ही मैंने फिर से देखी है ये। आप गाने सुने तो आपको लगता है कि वाह क्या बात है, क्या म्यूज़िक है। कांचीरे कांचीरे सुपर हिट सॉन्ग है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फिर हरे रामा हरे कृष्णा, दम मारो दम, कोई भी गाना आप ले लीजिए,
माइंड ब्लोइंग। जब स्क्रीन पर चलता है तो आपके पाँव थिरकते हैं, आप साथ ही साथ गुनगुनाते हो उसको। फिर देखो वो दीवानो तुम ये काम ना करो, इन दो स्टैंजा में जब राम और कृष्ण को समझाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है, द वे किशोर कुमार है सैंग, सुपर, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है इस फिल्म की। इस फिल्म के लिए आशा भोसले को दम मारो दम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और जीनत अमान को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी मिला था इस फिल्म में अवार्ड। इस फिल्म में कई सीन हैं जो बहुत ही खूबसूरती से लिखे और पिक्चराइज किए गए हैं। जैसे शुरू के 20 मिनट जो किशोर साहू की फैमिली को दिखाया गया है, भाई बहन का प्यार दिखाया गया है, एक गाने के बीच में छोटी छोटी नोक झोंक के बीच में, पहले के 15 मिनट में पूरा आपको आउटलाइन समझा देते कि परिवार में क्या हो रहा है, क्यों ये रिश्ता टूटा है। कई सीन ऐसे जो विदाउट डायलॉग्स चलते हैं और टेक्निकली बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन किया है देवानंद ने इसे स्क्रीन पर। इस फिल्म की एडिटिंग की थी बाबू शेख ने, जो बहुत ही बेहतरीन है। 2.5 घंटे की फिल्म है और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती है। टू द पॉइंट शुरू की है देवानंद ने फिल्म, टू द पॉइंट ख़त्म कर दी है और बेहतरीन बेहतरीन फिल्म बनाई है देवानंद ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फिल्म में काफ़ी कलाकार भी रखे हैं उन्होंने, छोटे छोटे रोल है कुछ लोगों के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जूनियर महमूद और राजेंद्र नाथ, लेकिन उनका काम अच्छा है, भले रोल छोटे हों लेकिन उनका काम बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। अचला सचदेव जो इनकी मदर बनी है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। सुधीर, उनका काम बहुत अच्छा है। किशोर साहू जो इनके पिता बने हैं, बहुत ही खूबसूरत काम किया उन्होंने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। प्रेम चोपड़ा एज द बैड मैन वॉज एट हिज बेस्ट, वाकई बैड थे वो, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। जिस तरह से वो गेम खेलते हैं, जिस तरह से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, और उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके फेस एक्सप्रेशंस वाकई विलेनस थे, बहुत ही ज़बरदस्त। मुमताज़ का रोल जो है जीनत अमान के मुकाबले में छोटा है, लेकिन काम बहुत बेहतरीन किया उन्होंने। जीनत अमान इस फिल्म की एक तरह से जान है, जिनका एक तो उनका लुक, ग्लैमरस लुक एंड द वे शी हैज़ स्पोकन एंड डायलॉग्स, जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है ऑन स्क्रीन, इट लुक अमेजिंग, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एंड देवानंद वंस अगेन वॉज आउटस्टैंडिंग, लाइफ एंड सोल ऑफ द मूवी देवानंद। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी द वे ही हैज़ नरेटेड द टेल, और खूबसूरती इस बात में उन्होंने रखी है कि अपने आप को लिमिटेड स्क्रीन पर रखा जितनी उनकी ज़रूरत है। नहीं तो कई बार राइटर डायरेक्टर बहक जाता है कि मैं हीरो हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं ही स्क्रीन पर रहूँगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। जितनी ज़रूरत थी उनकी स्क्रीन पर, उतना ही उन्होंने खुद को रखा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखें। इसमें एक मैसेज है जो रिश्ते किस तरह बना के रखने चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ना हो तो औलाद पर क्या, अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे ना हो तो औलाद पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी दिखाया गया है। और अगर आप अपने औलाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वो बिगड़ कर क्या बन सकती है, किस तरह से उनका अंजाम हो सकता है, ये भी देखने को मिलता है इस फिल्म में। सो ओवरऑल एक ऐसी फिल्म है हरे राम हरे कृष्णा, जिसकी रिपीट वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। 1971 में आई थी, आज इसे 54 ईयर्स हो गए हैं, और कल ही मैंने देखी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई नई फिल्म देख रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। इन शॉर्ट, हरे राम हरे कृष्णा एक ऐसी फिल्म है जो आपको झकझोरती है, एक मेमोरेबल मूवी है जिसमें एक सोशल वार्निंग भी है, इमोशनल डेप्थ है इस फिल्म में, और म्यूज़िक बहुत बेहतरीन है, एंड सो इज़ द परफॉर्मेंस। So I strongly recommend this movie to people who have not seen. Please do watch this movie and let me know your take. Have a great day.